2014 के आम चुनाव से पहले महत्वपूर्ण मॉनसून सेशन में पार्टी और सरकार दोनों की ही कोशिश होगी कि अपने दोनों महत्वपूर्ण बिल खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण को न सिर्फ पेश करें बल्कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगा देंगे पास कराने में इस सत्र में। जयराम जी, किस तरह की तैयारी सरकार की है मॉनसून सत्र में, चाहे पार्टियों के मान मनोबल की बात हो, आपत्तियों को खत्म करने की बात हो या फिर अंक गणित की? एक आम सहमति बनी है, सभी पार्टियों के बयान आए हैं कि वो इसका समर्थन करेंगे, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि ये अधिनियम जरूर बनेगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में भी 2 बारी सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं संशोधन के रूप में, जिसको हमने स्वीकारा है। वामपंथी पार्टी ने कई सुझाव दिए थे, उनमें से 4-5 मुख्य सुझाव हमने स्वीकारा है। तो मैं समझता हूं भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भी एक आम सहमति हमने बनाया है और वो भी इस मॉनसून सत्र में पास होने की हम पूरी गुंजाइश है। क्या यही सहमति आप तमाम उन संगठनों से भी जुटा पाए हैं, किसानों से जुटा पाए हैं जो एक लंबे समय से भूमि से जुड़े अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं? मैं मानता हूं कि जो आलोचना मुझे अभी आज सुननी पड़ती है, एक तरफ प्रगतिशील संगठनों से, मेधा पटकर जैसे व्यक्तियों से मुझे आलोचना सुननी पड़ती है, और दूसरी तरफ जो उद्योगपति हैं, उद्योग की संस्थाएं हैं, CII, FICCI, उनकी भी आलोचना मुझे सुननी पड़ती है। जब प्रगतिशील संस्था और उद्योग से जुड़े हुए संस्था दोनों इस विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं मैंने कुछ सही किया है। पर ज्यादा से ज्यादा मोटे तौर से हमने जो 119 साल पुराना कानून है, अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ कानून, जिसका दुरुपयोग हुआ है, भयंकर दुरुपयोग हुआ है, किसानों के हित में नहीं है, जो आजीविका खोते हैं उनके हित में नहीं है, और जो बिल्कुल उसमें पारदर्शिता नहीं था और कोई मुआवजा जो दिया जाता था, बिल्कुल मैं समझता हूं हंसी मजाक का एक विषय बन गया था। और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारें भूमि अधिग्रहण करती थी और निजी के स्वार्थ के लिए निजी कंपनियों को देती थी। तो ये सब बदला है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आपत्ति अभी भी वाम दलों की है कि सार्वजनिक और निजी उपयोग की परिभाषा को सही तरीके से नहीं रखा गया। नहीं, हमने उसको सीमित किया है, काफी सीमित किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ा लंबा है, पर उसको सीमित किया है। पर हमें ये भी देखना है कि उद्योगीकरण के लिए, शहरीकरण के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है। उद्योगीकरण तो आसमान हवा में नहीं होता है, शहरी मकान तो हवा में नहीं बनते हैं, जमीन पर बनते हैं। तो उद्योगीकरण और शहरीकरण को हम रोक नहीं सकते। उद्योगीकरण और शहरीकरण को हमें और प्रोत्साहन देना है और बढ़ावा देना है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरफ भूमि अधिग्रहण की जरूरत जो मांगे हैं शहरीकरण और उद्योगीकरण के लिए, और दूसरी तरफ जो किसान की आवाज है उनको सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। हमने इस विधेयक में कहा है कि ग्राम सभा के अनुमति के बाद, मशवरे और अनुमति के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर ग्राम सभा नहीं चाहती है, अभी आप देख रहे हैं नियमगिरी के संदर्भ में आप देख रहे हैं 5 ग्राम सभाओं ने अपनी मंजूरी नहीं दी है, उन्होंने ना कहा है, हाँ नहीं कहा है। तो अगर ग्राम सभा ना कहती है, वहां भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। जब हम विकास की बात करते हैं और खासकर जब आदिवासी इलाकों में जब आप विकास की बात करते हैं, तो आपके विकास से उनका विकास मिलता नहीं है। ये टकराव क्यों आ रहा है? देखिए, अगर ग्राम सभा और पल्ली सभा चाहती है कि भूमि अधिग्रहण हो, तो भूमि अधिग्रहण होगा। और अगर वहां की ग्राम सभा नहीं चाहती है, हम उन पर भूमि अधिग्रहण कानून थोप नहीं सकते हैं। अभी आप देखिए हजारीबाग में क्या हुआ, 4 दिन पहले पुलिस फायरिंग हुई किसी प्रदर्शन पर, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने सही कहा कि हमारे देश में उद्योगीकरण बंदूक से नहीं कर सकते आप, एक लोकतांत्रिक ढंग से होना है। इसीलिए इस बिल में यह कहा है 80% किसानों की स्वीकृति के बाद ही लैंड एक्विजिशन हो सकता है। और एक और बात मैं कह दूं कि ये जो विधेयक है, ये जो कानून बनेगा, वो लैंड एक्विजिशन के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए, व्यापार के लिए नहीं। कोई आंकड़ा क्या देश में है कि आज तक कितने पुनर्वास, कितना विस्थापन हुआ और उस पे पुनर्वास कितना हुआ? मैं इसलिए यह सवाल कह रही हूं कि किसी भी ऐसी नई चीज की उत्पत्ति से पहले पीछे क्या हर्ष हुआ है, ये देखने की जरूरत है। हमारे देश में जो RNR के वादे किए गए हैं वो आज भी नहीं पूरा हुआ है।
मैंने खुद कई प्रोजेक्ट देखे हैं जहां आदिवासी एक बार वो उनका माने वो बेघर हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार बेघर हुए हैं। अब तक हमारे देश में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कोई कानून नहीं था, सिर्फ नीति था, प्रशासन की ओर से एक नीति था, कोई कानून नहीं था। पहली बार हम आरएनआर के लिए एक कानून बना रहे हैं जो भूमि अधिग्रहण कानून का हिस्सा है। पहले मुआवजा दीजिए, आरएनआर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आरएनआर कभी 10-15 साल भी लग सकता है और आपको अभी जमीन की जरूरत, अभी औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए, तो पर शुरुआत तो कीजिए। जयराम जी, नर्मदा बांध के सिलसिले में तो पुनर्वास का काम शुरू हुआ था, लेकिन कभी अपनी परिणति तक पहुंच ही नहीं पाया वो तो। देखिए, नर्मदा की हकीकत क्या है कि महाराष्ट्र में पूरा हुआ है, गुजरात में पूरा हुआ है, पर मध्य प्रदेश में नहीं पूरा हो पाया है। आपने एक जगह कहा है कि बहुफसलीय भूमि और संचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन भाग 4 में ये भी कहा गया ऐसा नहीं है। ये पहले ड्राफ्ट में मसौदे में था, ये था, पर बाद में पंजाब, हरियाणा, केरला से आपत्तियां आई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में सभी जमीन बहुसंचित जमीन है, तो बहुफसल जमीन है, मल्टी क्रॉप, मल्टी इरिगेटेड लैंड है। तो हमने वो कुछ ऐसा नहीं कहा है कि हमने इस पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, हमने कहा है इसको हमने राज्यों पर छोड़ा है। लेकिन इसमें ये जो प्रावधान है कि आपने अंतिम विकल्प जो है जिला कलेक्टर के ऊपर छोड़ा है कि वो तय करेगा, हम इन राज्यों को छोड़ देते हैं जिन राज्यों का जिक्र आपने किया। इसके अलावा तमाम ऐसी जगह है, अगर आप उड़ीसा चले जाएं, आप मध्य प्रदेश चले जाएं, आप झारखंड चले जाएं, आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहां पे अगर बहुफसलीय नहीं है और संचित भूमि भी है, तो संचित भूमि कई बार सरकार की नाकामी की वजह से भी उस पर कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बंजर नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, क्योंकि आपने संचित भूमि और बहुफसलीय का कोई परिभाषा नहीं तय करी। नहीं, हमने राज्यों, देखिए दिल्ली में बैठकर हम भूमि अधिग्रहण कानून सभी राज्यों के लिए नहीं बना सकते हैं। कुछ छूट हमें राज्यों के ऊपर छोड़नी चाहिए, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे भूमि अधिग्रहण होगा, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से अलग होगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, और खास तौर से बहुसिंचित बहुफसल भूमि के मामले में हमने अधिकार राज्यों को दिया है, वो तय करें किस सीमा तक वो इस भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दे सके। मैं समझता हूं पंजाब और हरियाणा में बहुत उदारवादी नीति होगी, पश्चिम बंगाल में एक अलग सी नीति होगी, पर वो राज्यों पर निर्भर हो।